नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के खिलाफ तमाम आंकड़े और सबूत सामने रख करके मोर्चा खोला था। हालांकि अब तक तमाम अपोजिशन के लीडरान ने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, तमाम तथ्य और सबूत रखे, लेकिन चुनाव आयोग अपने अड़ियल रवैये पर कायम रहा, जिसको कहते हैं ना कि हंसी ठिठोली में गंभीर आरोपों को दरकिनार करता रहा। बेतुका बता करके चुनाव आयोग गंभीर आरोपों और सवालों से बचता रहा। लेकिन इस बार राहुल गांधी से पंगा भारी पड़ गया है। अब बड़ा सवाल है कि क्या जस्टिस गवई के सामने चुनाव आयोग का जो पूरा काला चिट्ठा है ये खुल जाएगा, क्योंकि एक चिट्ठी अधिवक्ताओं के एक संगठन की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को लिखी गई, जस्टिस गवई को लिखी गई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को। उस चिट्ठी पर मुहर लग गई है रजिस्ट्रार के दफ्तर से। अब उसकी लिस्टिंग होगी, सुनवाई होगी, क्या क्या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में, और ये क्या है चिट्ठी में, क्या तथ्य रखे गए हैं, क्या तर्क, क्या सबूत, क्या डिमांड, सब कुछ समझने के लिए कानूनी मसला है। तो सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मलिक साहब हमारे साथ, जब जैसा कि होता है, सुप्रीम कोर्ट के मसले लेकर के आते हैं। स्वागत है मलिक साहब आपका। बलराज सिंह मलिक साहब ऐसे मामलों को सुप्रीम कोर्ट में खुद भी उठाते रहे हैं। अब ये संगठन क्या उसमें है, मलिक साहब ये क्या है पूरा मसला, हम मलिक साहब से ही समझेंगे। सबसे पहले मैं तथ्यों पर आता हूं। मैं कंट्रोल रूम से कहूंगा वो चिट्ठी को दिखा दें स्क्रीन पर और इसको रखेंगे, क्योंकि मलिक साहब इस चिट्ठी का एक एक लाइन आपको समझाएंगे और बताएंगे कि किसने लिखी चिट्ठी, चिट्ठी में क्या है। मलिक साहब जरा एक बार पूरा का पूरा मामला पहले डिटेल में बताइए दर्शकों। देखिए, जो 7 जून को जो लेख छपा है राहुल गांधी की तरफ से, इलेक्शन में धांधली या महाराष्ट्र के इलेक्शन का पूरा, आप इसको लेटर को धीरे चलाइए ताकि मैं इसको पढ़ के बता सकूं। हाँ, हमने अपनी एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स फोरम की तरफ से ये लेटर लिखा है ऑनरेबल चीफ जस्टिस को और उनके सभी साथी जजों को। ये पूरी कोर्ट के सभी जजों के लिए ये लेटर हमने लिखा है, बीइंग एडवोकेट एंड द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। और उसमें हमने सब्जेक्ट रखा है अर्जेंट रिक्वेस्ट फॉर सुओमोटो एक्शन टू सेफगार्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ए बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इन लाइट ऑफ एलिगेशन ऑफ इलेक्टोरल इरेगुलेटरी इन महाराष्ट्र बाई राहुल गांधी। इन्होंने जो आरोप लगाए हैं उस लेटर को हमने हवाला देते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस को और उनके सभी साथी जजों को ये कहा है कि आप इसमें सुओमोटो एक्शन लीजिए, क्योंकि ये देश का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमारे संविधान का मौलिक सिद्धांत या उसका मूल ढांचा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इस देश के अंदर लोगों का मौलिक अधिकार है और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की भी ये का मौलिक आधार है, इसमें कोई चेंज भी नहीं कर सकता। इसलिए फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना आधार है डेमोक्रेसी का। और उसमें अगर आरोप लगा रहा, अब आरोप नहीं है, जिसने ये कहा है ही इज नॉट लीडर ऑफ अपोजिशन। डेमोक्रेसी में अपोजिशन नहीं होती। दरअसल ये गलत मामला देश के अंदर चल रहा है। डेमोक्रेसी में सबकी भागीदारी होती है और लीडर नंबर 1 होता है जो लीड करता हाउस को, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। और जो अपोजिशन का लीडर जिसको कहते हैं, दैट इज लीडर नंबर 2 ऑफ द कंट्री, ऑफ द हाउस। तो लीडर नंबर 2 ने अगर कोई बात कही है तो सुओमोटो एक्शन तो खुद इलेक्शन कमीशन को भी लेना चाहिए था, एक एक बात का जवाब देते। और उसमें हमने कहा, उसमें हवाला दिया है कि केशवानंद भारती वर्सेस सुप्रीम स्टेट ऑफ केरला 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का जो फैसला था, जिसमें कहा ये मूल ढांचा है फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना डेमोक्रेसी में। और इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनैन 1975 का, द डेमोक्रेटिक प्रोसेस विच एंश्योर द विल ऑफ द पीपल is under threat, a highlight by the serious allegation of electoral malpractice in the Maharashtra Assembly election on November 2024, raised by Sri Rahul Gandhi, leader of opposition, leader number 2 of India, in his article How to Steal an Election। एक इलेक्शन को कैसे चुराया जाए या चुराया, जो इंडियन एक्सप्रेस में 7 जून को 2025 को पब्लिश हुआ था। ये बहुत छोटी बात नहीं, देश के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और जीने मरने का प्रश्न है कि डेमोक्रेसी में अगर इलेक्शन के साथ कोई छेड़खानी करके
और इलेक्शन में धांधली करके अगर कोई जनप्रतिनिधि बनता है वो पूरे देश और जनता के साथ धोखा है। इसकी तो जांच भी होनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में इसकी जांच होनी चाहिए और इसका दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। ड्यूटी है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की लोगों के फंडामेंटल राइट और संविधान को बचाने की। और ये एलिगेशन मात्र कोई छोटा मोटा एलिगेशन नहीं है, ये चैलेंज है पूरे सिस्टम को, इलेक्शन कमीशन को, देश की में जो व्यवस्था है इलेक्शन की फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की। अब इसमें इम्तिहान है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि हमने पर्सनल इसमें अपनी बार एसोसिएशन की तरफ से, फोरम की तरफ से हमने रिक्वेस्ट की है, हम्बल रिक्वेस्ट की है कि इस लेटर का कॉग्निजेंस ले और इस पे सुओ मोटो एक्शन लेके कार्रवाई करे, जांच करे। देश के सामने इलेक्शन कमीशन फेल हुआ है क्लियर कट देश का विश्वास जीतने में और बताने में। और जो लोग पोजीशन में हैं, जो ड्यूटी उनकी बनती थी, वो इससे कहीं ना कहीं इसमें बेनिफिशियरी हैं, इसलिए उनसे उम्मीद नहीं की जा सकती। और इलेक्शन कमीशन को जिस तरह से हटा के उसका जो चेंज किया है, चीफ जस्टिस को बाहर करके और जल्दबाजी में जो नए चीफ उसके इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति हुई और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई बात नहीं हम देखेंगे, और सुप्रीम कोर्ट भी एक तरह से देखती रह गई और वो कुछ नहीं हुआ उस मामले में। और देश इसमें प्रश्न, इसमें उत्तर भी चाहता है, समाधान भी चाहता है और देश के फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, पूरा देश 100% इस पे कैसे ट्रस्ट हो, उसका दूध का दूध पानी का पानी और उस विश्वास को जमाए रखने की ड्यूटी थी तो इलेक्शन कमीशन की और सरकार की, मगर वो दोनों फेल हुए हैं एक तरह से। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पाले में हमने बॉल दी है ताकि सुप्रीम कोर्ट इस देश का भरोसा कायम रख सके और फ्री एंड फेयर इलेक्शन में क्या गड़बड़ हुई है और जो भी गड़बड़ की आशंका उसको दूर की जा सके। और इसके लिए स्पेशल बेंच बिठा के सुप्रीम कोर्ट की देख रेख में इसकी जांच होनी चाहिए और कोई दोषी है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करके उनको कानून के कटघरे में खड़ा करना चाहिए ताकि न्याय अपना काम कर सके। और इसमें आगे लेटर में हमने लिखे हैं, कुछ पॉइंट भी लिखे हैं, इसमें आगे हमने कुछ पॉइंट हाईलाइट किए हैं कि किस वजह से सुओ मोटो एक्शन लेना बहुत जरूरी है। क्या 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 पॉइंट्स हैं उसमें? आप लेटर को अगर लगाएंगे तो मैं उसको पढ़ दूंगा और दर्शकों को हिंदी में भी बता देंगे उसको। वो जो पॉइंट हैं इसमें लेटर में हाईलाइट किए हुए हमने, थोड़ा इसको आगे चलाइए, आगे ले जाइए हमारे हाँ थोड़ा आगे करिए और आगे करिए, थोड़ा आगे करिए, आगे करिए, आगे 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 करिए। आई थिंक और नेक्स्ट पेज पे हैं जो मेन पॉइंट इसमें है, नेक्स्ट पेज है, चलाइए आगे, आगे चलाइए इसको। एक ही पेज मलिक साहब आया है हमारे पास। अच्छा एक ही पेज आया, ओके ओके ओके। नहीं मैंने आपको उसमें वो भेजा था, उससे पहले आपको वो भी उसका बता दें जी 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 जी, उसमें हमने कई पॉइंट हाईलाइट किए हैं ताकि सुओ मोटो एक्शन लेना बहुत जरूरी हो कि सारे के सारे इसमें क्या क्या इंसिडेंट उन्होंने एक तरह से रेज की हैं अपने उसमें लेख में कि कैसे एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन पे हमला किया गया, चीफ जस्टिस को बाहर किया गया और अपने ही होम मिनिस्टर या किसी और मिनिस्टर को उसमें मेंबर बनाया गया, और कैसे जल्दबाजी करके कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया और उसमें कैसे कैसे वोट बढ़े और कम समय में कितने परसेंटेज का फर्क पड़ा वोटिंग में। इससे मोटा मोटी कॉमन सेंस का आदमी भी समझ सकता है कि ये इतना फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं है जो होना चाहिए, जिसकी गारंटी कॉन्स्टिट्यूशन देता है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले देते हैं। तो कोई ना कोई धांधली है, स्पष्ट इसमें नजर आ रहा है। अब इस धांधली को अब तो ओपनली लीडर नंबर 2 ने देश के सामने रखा है, तो यहां वैसे भी ड्यूटी बन जाती है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की कि देश का लीडर नंबर 2 इस बात को रेज कर रहा है। ड्यूटी तो बनती है सरकार की और इलेक्शन कमिश्नर की। अब इलेक्शन कमीशन कहता है हमारे पास कोई चिट्ठी भेजेगा तो हम जवाब देंगे, ये अच्छी बात नहीं है इलेक्शन कमीशन की। सरकार उससे कहती है तो वो नतमस्तक हो जाता है। और लीडर नंबर 2 भी एक सरकार है इस देश के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर, उसका भी एक महत्व है, उसकी बात को आप इग्नोर नहीं कर सकते। सरकार ने भी और इलेक्शन कमिश्नर को भी एक एक बात का जवाब देना चाहिए था, बल्कि उनके ऑफिस में जाना, प्रतिनिधि भेजने चाहिए कि सर क्या क्वेरी, हम क्या क्या आपका जवाब दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें इलेक्शन कमीशन जानबूझ के अपनी वेबसाइट पे नहीं लगाता जो लगानी चाहिए, जो डेमोक्रेसी की डिमांड है, ट्रांसपेरेंसी की डिमांड है। तो ऐसे मौके पे अब देश की सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान है
कि देश के फ्री एंड फेयर इलेक्शन को और देश के संविधान को वो बचा पाएंगे या नहीं बचा पाएंगे। इसलिए लेटर हमने वकीलों की हमारी संस्था की तरफ से ये लिखा है ताकि देश को ये लगे कि यहाँ, और ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, ये सिटीजन इशू है, ये कंट्री का इशू है, इसमें कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी का इशू नहीं है, ये रियल इशू है देश का। पूरा देश, पूरे देश की जनता। जी मलिक साहब, ये मोहर इस पे चिट्ठी पे दिख रही है, क्या ये जो है वहां पर सुप्रीम कोर्ट में एक्सेप्ट कर लिया गया है आपका एप्लीकेशन? यस 100%। सुप्रीम कोर्ट में जो लेटर दिया जाता है, कोई पिटीशन दिया जाता है, उस पर स्टैंप लग गई है, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हो गया है, चीफ जस्टिस के सामने और सभी जजों के सामने लेटर रखा जाएगा और अब उनको देखना है कि वो इस पे क्या कार्रवाई करेंगे। हमने ईमेल भी कर दिया सुप्रीम कोर्ट को, यही लेटर ईमेल भी गया है और फिजिकली भी गया है, और जिसपे स्टैंप लगी हुई आपके सामने है, आप लोगों को मालूम है, आज की तारीख में उसमें लिखा हुआ है, बेकायदा स्टैंप है सुप्रीम कोर्ट की। ये लेटर सुप्रीम कोर्ट में आ चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट को देखना है इसमें क्या करना है, ताकि ऐसे केसेज में वैसे तो सुप्रीम कोर्ट को भी सो मोटो एक्शन लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के किसी पत्रकार ने कुछ बात कह दी थी जिसके डबल मीनिंग निकलते थे, सुप्रीम कोर्ट ने इमीडिएटली क्रिमिनल डेफामेशन या क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक तरह से चला दी उस पे, कोई बात नहीं। मगर जो है पूरे देश का मसला है, जिससे पूरे देश की डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, विश्वास खत्म हो रहा है, और जिसमें टेढ़े मेढ़े जवाब देता है इलेक्शन कमीशन, जैसे किसी की पुश्तैनी या पर्सनल प्रॉपर्टी हो, वो देश का इलेक्शन कमीशन है, उसको देश के सिटीजन के सामने जनता के प्रति जवाबदेही है वो, तो उसका वो व्यवहार देख के, आचरण देख के सुप्रीम कोर्ट को इसमें सो मोटो लेना चाहिए, वैसे ही ले लेना चाहिए था। देश का लीडर नंबर 2 को ऑब्जेक्शन है इतना बड़ा कि अखबार में ये बात आनी पड़ी, ऐसी क्या वजह हुई, और उन्होंने ये भी अपने लेख में लिखा हुआ कि मैंने पार्लियामेंट में ऐसे ऐसे कहा था। तो इसका मतलब पार्लियामेंट देश के प्रति, पार्लियामेंट के प्रति जवाबदेही है सरकार और सारी संस्थाएं कॉन्स्टिट्यूशनल। अब उन्होंने क्या जवाब दिया, क्यों नहीं जवाब दिया, और आखिरकार अखबार में लिखना पड़ा उस आदमी को। तो ये अब लेटर राहुल गांधी के नाम से बेशक छपा है, मगर ये लेटर देश की पूरी जनता, पूरे नागरिकों की तरफ से है और देश के वकीलों की तरफ से भी है। सबकी भावनाएं एक जैसी हैं इस मामले में, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए। ये देश डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पर चलने वाला देश है। ये देश किसी को सत्ता में बिठाने के लिए नहीं है। यहाँ का संविधान, ये संविधान किसी को प्राइम मिनिस्टर या सत्ताओं पे कब्जा करने के लिए ये संविधान नहीं है। यहाँ पे अपनी भागीदारी और योगदान देने के लिए है, जिसमें पूरे देश के लोग कहीं भी प्रश्न उठाए उसका स्वयं जवाब देने की ड्यूटी बनती है सरकार की और कमीशन की, इलेक्शन कमीशन की। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, मलिक साहब, इलेक्शन कमीशन ने तो राहुल गांधी के इस लेख के बाद, आर्टिकल के बाद कहा कि आरोप बेतुके हैं और राहुल गांधी जो लाखों चुनाव में कर्मचारी लगते हैं उन सबका अपमान कर रहे हैं। खारिज कर दिया, इतना बोल करके खारिज कर दिया। इससे इतना बोल के खारिज नहीं होता। उनको पकड़, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी उनके खिलाफ एक्शन लेने की जरूरत है। आपको एक एक प्रश्न का जवाब देना होगा, रिटर्न में जवाब देना होगा। ये कोई ऐरा गहरा, कोई नत्थू प्यारे का लेख नहीं है, ये लीडर नंबर 2 का है। और लीडर नंबर 2 जितना अपोजिशन जिसको कहते हैं, कितने % वोट हैं, अगर उसका भी माना जाए तो कितनी जनता है। और जिस जनता ने, जिन मतदाताओं ने, नागरिकों ने इवन बीजेपी को भी वोट दिया है, वो भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं। कोई देश में धांधली नहीं चाहता किसी को भी। इवन मेजोरिटी बीजेपी के वर्कर भी ये चाहते हैं कि धांधली करने वाले पकड़े जाएं और बेनकाब हो और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो। और कितना बड़ा अपराध है, कितना बड़ा अपराध है। देवेंद्र फडणवीस, जेपी नड्डा सबने कहा कि ये राहुल गांधी नहीं, ये हार गए या हराए गए, ये तो वो बताएगी, जांच बताएगी। एक पिछला कोई सी जज ने एक लेटर लिखा और उसने कहा तीस्ता सीटल वार्ड की बहुत जल्दी जमानत कर दी और उस केस में चंद्रचूड़ के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं राष्ट्रपति ने। क्या है इसका मतलब? क्या है इसका मतलब? वकील ये निकाल रहे हैं कि प्रेजेंट सीजीआई को और जजों को डराने की कोशिश है कि तुम हमारे हिसाब से चलो, नहीं रिटायरमेंट होने के बाद तुम्हारा इलाज हो जाएगा। और मैं तो कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो एक्शन लेना चाहिए, उस ऑर्डर की जुडिशियल स्क्रूटनी करनी चाहिए कि बिना चीफ जस्टिस के आप कैसे डायरेक्ट इंक्वायरी की बात कर सकते हैं। इवन अंडर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट भी बेकायदा, ठीक है राष्ट्रपति है, मगर राष्ट्रपति
एडवाइस ऑफ द गवर्नमेंट काम करती है, और गवर्नमेंट के बहुत सारे इंटरेस्ट हो सकते हैं इसमें, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को इसमें भी इंटरफेयर करने की जरूरत थी। उस वक्त जो काम किया था जस्टिस चंद्रचूड़ ने, उस मामले में मैं सैल्यूट करता हूं उनको, कि दो जजों ने कहा कि एक कोई पक्ष में होगा एक विपक्ष में होगा, जमानत नहीं दी तो नया बेंच उनको बनाना था, ड्यूटी थी उनकी, और उन्होंने जो प्रोएक्टिव रोल किया वो देश के लोगों की लिबर्टी के पक्ष में किया, तो सब लोग स्वागत करते हैं। मगर क्योंकि तीस्ता सीटलवाड़ को कुछ लोग जेल में रखना चाहते थे, या कुछ लोगों के खिलाफ वो बोलती है और वो सत्ता में है, इसका मतलब है कि ये देश किसी के बाप का हो गया कि तुम जिसको चाहोगे जेल में रखोगे, या जज तुम्हारे इशारे पे चलेंगे। यहाँ पे रीढ़ की हड्डी दिखाई दी चंद्रचूड़ ने, इस चंद्रचूड़ की उस वक्त की रीढ़ की हड्डी को हम सलाम भी करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, जो उन्होंने अच्छा काम किया है। और मगर वही आदमी थे जो अच्छा काम करने वाले जजों को रात को बदली भी करवाने में उन्होंने भागीदारी करी थी, मुरलीधर की, जस्टिस मुरलीधर की, जिन्होंने बीजेपी के नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की बात की थी। नहीं, चंद्रचूड़ के इस आदेश की जांच कौन, राष्ट्रपति करवा रही है? और क्या, आपने देखा नहीं ये तो आपको यस यस, राष्ट्रपति ने परमिशन दी है उसकी जांच करने के लिए, कि उन्होंने कहा ये बहुत हाइपर एक्टिवनेस दिखाई है छुट्टी के दिन तीस्ता सीटलवाड़ के मामले में, 2 बार बेंच गठित करने के लिए और जमानत देने के लिए इसकी जांच की जाए, ये करप्शन है। तो इसका मतलब, तो मैंने कहा अरे भाई तुम उनकी जांच भी करो जिन्होंने सत्ता में बैठे हुए लोगों के मुकदमे को खुर्द बुर्द किया और फिर बाद में पद लिए रिटायरमेंट के बाद, अच्छे पद। अगर इस तरह की जांच होगी तो खाली रिटायर्ड जजों की नहीं होगी, रिटायर्ड नेताओं की भी होंगी, जो हो सकता है प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री हो, गवर्नर हो, राष्ट्रपति हो, ये भी अगर फिर ये जांचें इनके खिलाफ भी होंगी। और यहाँ दुनिया भर के एडवोकेट इन बातों की चर्चा करते हैं कि जो लोग सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगवा के छूटे हुए हैं बड़े बड़े करप्शन के केसों में, उनकी भी दोबारा जांच हो सकती है। अगर पेंडोरा बॉक्स अच्छे काम के लिए, जो एक अच्छा काम था देश के जनता के लिए, देश की किसी महिला के लिए जो लड़ाई लड़ रही थी लोगों की वहां पे, और उसको जमानत ही तो दी है, बरी थोड़ा किया है। तुम लोगों को जमानत देने से भी रोकने की कोशिश करते हो, और आज उस जज के खिलाफ हो सकता है ये कंप्लेंट जो है, ये जांच हो, एक तीर से कहीं शिकार करने के लिए ये खेल नजर आता है वकीलों को। तो ये जो है तीस्ता के खिलाफ अगर को जमानत पर जांच हो सकती है, तो बेला त्रिवेदी के बारे में तो वकीलों के बहुत अलग अलग राय हैं। तो बेला त्रिवेदी तो पूरे कार्यकाल की जांच हो जानी चाहिए, फिर हर फैसले की जांच बिल्कुल 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 हो जानी चाहिए। और किससे के फोन थे, कौन लोग आता था, किस किस से मिलती थी, और किस किस के जमानत के केस थे, किस किस की जमानत को रोका, और फैसलों में क्या रीजनिंग दी, फैसलों में क्या रीजनिंग दी। अरे भाई फिर तो उसकी भी जांच करो ना। चंद्रचूड़ ने राम मंदिर वाले फैसले में, बाबरी मस्जिद वाले फैसले में क्या लिखा, कौन से सबूत थे जिनको इग्नोर किया जजमेंट में, बहुत सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। फिर तो राष्ट्रपति को उसकी जांच करनी चाहिए कि एक वर्किंग उसके घर पे, एक वर्किंग चीफ जस्टिस के घर पे प्राइम मिनिस्टर क्या करने गया था, क्यों गया था, क्या प्रेशर डालने गया था, आप कहां तक जांच ले जाओगे। तो जस्टिस गवई को इस मामले में जरूर इंटरफेयर और सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए कि अच्छे काम किए हुए को अगर प्रेशर बनाना चाहता है कोई सत्ता में बैठा हुआ लोग रिटायरमेंट के बाद जानबूझ के, इसके कई मायने हैं। अब के जजों को डराना पुराने का बहाना हो सकता है, और ये इसका शिकार कोई और है, निशाना कहीं और है, शिकार कोई और है। तो इससे देश को जागना होगा, पूरे देश के वकीलों को खासतौर पे इस ध्यान देना होगा कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, और कौन लोग जुडिशरी को डुगडुगी बना के रखना चाहते हैं। नहीं, लेकिन एक बात में आखिरी सवाल, ये जो है इंडिकेशन बड़े खतरनाक हैं डेमोक्रेसी के लिए, और खासकर जुडिशरी के लिए, और खासकर सुप्रीम कोर्ट के लिए, क्योंकि ये कई एग्जाम्पल हैं। यशवंत वर्मा के खिलाफ राज्यसभा में अब इस महाभियोग का प्रस्ताव लाया, 55 सांसदों के दस्तखत के साथ लाया गया। उसके बावजूद जब यशवंत वर्मा पर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने जांच की तो कोई नहीं बोला। लेकिन जब शेखर यादव जो बीजेपी के एजेंडे को बोल रहे थे, जस्टिस शेखर पर जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम जांच शुरू करने की जैसे ही कवायद की, धनखड़ साहब ने, राज्यसभा सचिवालय ने तुरंत जो है चिट्ठी लिख करके जांच रोक दी, तत्काल जांच रोक दी। 14 सवाल पूछ लिए,
जब सुप्रीम कोर्ट ने जो राज्यपालों पर फैसला किया, राज्यपालों के जो है अधिकारों पर, उस पर 14 सवाल लिख दिए, तीस्ता तलवार की जमानत पर जांच शुरू कर दी। ये लगातार, ये एक मामला नहीं, मैं इसको क्लब कर रहा, ये लगातार, इसका मतलब न्यायपालिका भी जिस तरीके से सरकार चल रही है कव्वालों की टोली बन करके, कि एक आदमी फैसला करता है बाकी सब ताली बजाते हैं, वैसे ही क्या न्यायपालिका को भी चलाने की तरफ बढ़ चले हैं? अब उस दिशा में कदम शुरू हो गया है उठा करके। और क्या मतलब निकालोगे इससे? ये तो क्लियर कट है, ये क्लियर हम्म, कट है। और मुझे नहीं पता अभी तक, हालांकि मुझे जो आइडिया है उसका काम नहीं लिया शेखर यादव का अभी तक वापिस, उसका काम छीन लेना चाहिए था। उसकी हम्म, जिस तरह की भाषा थी, उसे काम छीन लेना चाहिए था। और इन्हें हाउस इंक्वायरी को कैसे बंद कर सकते हैं? हम्म, सभापति कैसे कर सकते हैं? उनको लेटर भी नहीं लिखना चाहिए था। भाई आपने कॉग्निजेंस क्या लिया है? अभी तक आपने उसी मामले को, उसकी इम्पीचमेंट का मामला नहीं अभी चालू किया है। और इम्पीचमेंट अलग चीज है, जब तक वो आदमी नौकरी कर रहा है उसकी ट्रांसफर करनी है या उसका काम छीनना है, उसके लिए तो इन हाउस इंक्वायरी जरूरी थी, ताकि जुडिशरी अपने अंदर छुपे हुए किसी आदमी को, जो नकारा आदमी, गलत आदमी और अनवांटेड एलिमेंट जो जज बन चुका है, उसको एक्सपोज देश के सामने कौन करेगा? जुडिशरी की इन हाउस इंक्वायरी। किसी के खिलाफ अगर मान लो कोई कोर्ट केस चल रहा है, वो अलग चीज है, मगर डिपार्टमेंट में इन हाउस इंक्वायरी अलग चीज है। डिसिप्लिन इंक्वायरी, डिसिप्लिन रखने के लिए इसको बंद भी नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने अगर बंद किया तो गलत किया है। सुप्रीम कोर्ट को इंक्वायरी जारी रखनी चाहिए थी, और उस आदमी का दोस्त था, उसको काम उससे छीन लेना चाहिए था, ताकि उसको कम से कम नकारा करते और फैसले को इस तरह से वो आदमी नहीं कर पाता। और जब तक उन्होंने, एमपीओ ने लिख के भेजा था, अगर एमपीओ ने इंपीचमेंट के लिए लिख दिया तो ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं रोक सकता कि सुप्रीम कोर्ट अपनी जांच करके खुद भी इंपीचमेंट के लिए रेफर कर दे मैटर को। इसलिए ये रोकने की बात नहीं थी, सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए था, जांच जारी रखे और इंपीचमेंट के लिए अगर भेजते, एमपीओ ने साइन करे, तो ये मतलब थोड़ा कि सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है उसको एमपी, अगर 50 आदमी एमपी करके उसमें बैठ जाएंगे फैसले पर, ना उसकी इंपीचमेंट करेंगे कि हम प्रोसेस जारी कर रहे, प्रोसेस जारी कर रहे। दिस इज रॉन्ग। सुप्रीम कोर्ट को इंडिपेंडेंट अलग से जांच करनी चाहिए थी, काम छीन के, बल्कि उस आदमी की इंपीचमेंट के लिए ऐसे ही रेफर करना चाहिए था, जैसे जस्टिस खन्ना ने इसका किया है मिस्टर वर्मा का। इसको रोक नहीं सकता कोई, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, कोई स्पीकर या सभापति इसको रोक नहीं सकता। यहाँ की कार्रवाई इंडिपेंडेंट है। इसमें डबल जियो पार्टी कहां होती है? डबल जियो पार्टी तो होती है जब आपने इंपीचमेंट चालू कर दिया, आपने चालू किया नहीं। कपिल सिब्बल चिल्ला रहे हैं कि भाई एक के साथ एक का तो इंपीचमेंट की तैयारी करी है, अभी हमारे साइन है, अभी जांच कर रहे हैं कि इन्होंने 52 आदमियों ने जो साइन किए, साइन असली है कि नकली है। क्या ड्रामा कर रहे हो? बेवकूफ बना रहे हो देश को। मिस्टर वाइस प्रेसिडेंट बेवकूफ समझ रहा है देश को, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। आप सत्ता में इतने मदमस्त हो गए। यू आर सब सर्वियंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यू आर सर्वियंट टू द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। आप अपने आप को खुदा समझ रहे हैं। यू आर मिसयूजिंग योर पोस्ट एंड द, आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं आप। ये ठीक नहीं है, ये आपके लिए भी ठीक नहीं, समाज के लिए ठीक नहीं, देश के लिए ठीक नहीं, और संविधान की तौहीन है। संविधान में गलत आदमियों को बचाने के लिए कोशिश करना संवैधानिक पदों का, संवैधानिक संस्थाओं का मिसयूज है, जो देश के लिए देशद्रोह है देश के साथ। बिल्कुल। और सोचिए, जब सांसदों के दस्तखत असली है कि नकली, उसको जिस देश में महीनों लग जाए आपने पुलिस थाना बना दिया कि ऊपर से फोन आ गया, पुलिस थाने वाले जांच ही जांच करते रहेंगे, जांच ही जांच करते रहेंगे। इससे क्या मतलब निकलता है? यू आर वर्किंग अंडर प्रेशर। इससे पता चलता है कि जुडिशरी की तरह, जिस तरह से जुडिशरी को दबाने की कोशिश है, इस तरह से वाइस प्रेसिडेंट भी कहीं ना कहीं दबाव में है। इससे तो यही मतलब निकलता है। और क्या मतलब निकालें कि आप किसी के इशारे पे काम कर रहे हैं? यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, यू आर नॉट वर्किंग एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट। मतलब क्या सीधा इंडिकेशन है कि शेखर यादव के नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे सारे लोग, ऐसी सारी मानसिकता इस देश के संविधान का विनाश करना चाहते हैं। ये देश के असली देशद्रोही हैं। ये होता है देशद्रोहीपन, जो देश के संविधान की मूल भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं और अपने पदों पे बैठ के उसका मिसयूज करते हैं और देश को फुटबॉल और खिलौने की तरह इस्तेमाल करते हैं या उसको समझते हैं। एक सीधी सी बात है कि ये इंडिकेशन है कि शेखर, तो देश को देखो, अब संस्थाओं को बचाना है,
इलेक्शन कमीशन को बचाना है, इलेक्शन कमीशन काम कर पाए। जैसे राष्ट्रपति के लिए 3 महीने का टाइम फिक्स किया था, ज्यादा था, वो 1 महीना का करना चाहिए। ये खामखा चिल्ला रहे हैं। राष्ट्रपति किंग थोड़ा इस देश का, या प्रधानमंत्री किंग थोड़ा इस देश का, कि यहाँ किंग देश की जनता है और उनका हथियार, उनका मैंडेट, उनका वो है संविधान। संविधान के हिसाब से सबको काम करना है। जो संविधान के फुटबॉल बना के सत्ता पे कब्जा जमाना या षड्यंत्र रचना है, वो एक तरह से ट्रेजन है, देशद्रोह है। ये देश के साथ अगर आप संविधान की मूल भावना के साथ खिलवाड़ करते हैं तो वही तो देशद्रोह है। तो अब सुप्रीम कोर्ट को देखना है, सुप्रीम कोर्ट को देखना है। इस देश की डिमांड है फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इस देश की डिमांड है एक स्ट्रॉन्ग ऑटोनोमस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वो बिल्कुल नहीं है। उसकी इज्जत बचाने के लिए, उसके लिए दरखास्त एक पोजीशन के लीडर नंबर 2 ने ओपन लेटर में रखी है, और देश के वकीलों की तरफ से हमने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सभी जजों के सामने एक निवेदन रखा है। देखते हैं इस ड्यूटी में सुप्रीम कोर्ट भी हमारी कितनी सफल होती है। बिल्कुल बिल्कुल सीधी बात है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने फ्री एंड फेयर इलेक्शन सुनिश्चित कर दिया, इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को सरकार के शिकंजे से बाहर निकाल दिया, तो देश का लोकतंत्र और संविधान बच जाएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मौलाना सिंह मलिक साहब। इसमें जो भी आगे डेवलपमेंट होता है उसको आपके जरिए हम लेकर के आएंगे। नमस्कार जी।